गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम लोग स्टडी करेंगे आज अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और दोस्तों, ये जो अप्लाइड केमिस्ट्री है ये आपका पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि सर सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बट फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ना भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि इसका भी आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों कि जो जनवरी के ये 10 दिन बचे हुए हैं इसमें कोशिश ये करेंगे कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है ये टोटली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अदर लेक्चर में भी बता रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको सिलेबस वगैरह भी दे दिया जाएगा, ठीक है, इन 10 दिनों के अंतर्गत, ओके। और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसका मैं कोशिश करूँगा कि जो पूरा सिलेबस है वो आपका कवर कराऊँ, ठीक है। समझ गए दोस्तों इतनी चीज़ को? चलिए, तो अप्लाइड केमिस्ट्री में आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। बेल के आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए और दोस्तों को भी अधिक से अधिक जोड़िए, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम लोग जल्दी से आपकी क्लास जो है स्टार्ट कर सके, ओके। चलिए, तो दोस्तों अप्लाइड केमिस्ट्री में आज हमें पढ़ना है पॉलीमर, ठीक है। ये हमारा बचा हुआ है, जितने सारे आपके चैप्टर बचे हुए हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया और आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका आज क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे पॉलीमर, जिसे हम कहते हैं बहुलक, ठीक है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा दोस्तों हम इसका डिटेलिंग कंटेंट देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में जो है पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा आपको कि मेनली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो चैप्टर है दोस्तों आप लोगों का पॉलीमर। मैं यहाँ थोड़ा सा नेम डाल दूँ चैप्टर का, पॉलीमर, ओके। इसका नाम है बहुलक। इसमें पढ़ना क्या क्या मेनली आपका जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका क्वेश्चन भी यहाँ से ना छूटे, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है एकलक क्या होता है, यानी कि मोनोमर क्या होते हैं। देन आफ्टर आपको पढ़ना है बहुलक, यानी कि पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों बहुलकीकरण क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। देन आफ्टर एक प्रोसेस होती है संघनन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका बहुलीकरण और आपका संघनन दोनों जो प्रक्रियाएं हैं, जी ये दोस्तों दोनों जो ये प्रोसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें डिफरेंस आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। आपका डिफरेंस यहाँ से पूछ लिया जाता है कि बहुलीकरण और आपका संघनन जो है इनमें क्या अंतर है, ठीक है ना। तो वो आपको बताएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। हमें इतना पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद हमें पढ़ना है बहुलकों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है ना। वैसे तो 4 प्रकार से इसको जो है वर्गीकृत किया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में मेनली 2 तरीके से दिया गया है, ठीक है। पहला है आपका संश्लेषण के आधार पर, यानी कि दोस्तों सिंथेसिस के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले तो वो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संश्लेषण के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ओके। चलिए, सिंथेसिस का मतलब दोस्तों ये है कि हम अगर इसको बनाएंगे तो किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आउट, ये इसका मतलब है, ओके। चलिए, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आणविक बल के आधार पर, यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं ना, जो भी आपका पॉलीमर रहेगा उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है उसके अकॉर्डिंग भी इसको क्लासीफाई किया गया है, किसको, पॉलीमर को, ठीक है। उसको भी हम देखेंगे। समझ गए ना दोस्तों? चलिए, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, वीडियो शूट करते टाइम ये भी देखना पड़ता है कि वॉइस जो है रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसमें भी एक सस्पेंस बना रहता है, पता चला पूरा वीडियो ही रिकॉर्ड हो गया और वॉइस है कि गया ही नहीं है, ठीक है ना, तो वॉइस जा रहा है। चलिए, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था दोस्तों, बहुलकों का वर्गीकरण बता रहा था, ठीक है ना। तो हमें 2 तरीके से पढ़ना है, संश्लेषण के आधार पर, ठीक है, और आपका दूसरा है आणविक बल के आधार पर, यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर, ओके। दोस्तों जो संश्लेषण के आधार पर हमें पढ़ना है वो 2 तरीके का होता है, पहला योग और दूसरा संघनन, ठीक है ना। एडिशन और आपका कंडेंसेशन, ये 2 तरीके का आपका पढ़ना है। जो आपका बहुलक होगा उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। और ये सिंथेसिस है, यानी संश्लेषण के आधार पर है, और ये 2 तरीके का है, योग और आपका संघनन, ओके। अब संघनन में आपको कौन कौन सी पढ़ने हैं तो थोड़ा सा ये देख लीजिए, और आपको योग में कौन कौन सी पढ़ने हैं ये थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो योग में जो आपको पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना है पी, जिसे हम बोलते हैं पॉलीएथिलीन, ठीक है। क्या बोलते हैं? पॉलीएथिलीन, और इसको सही नेम से बोला जाए तो पॉलीथीन हम कहते हैं, ठीक है ना। जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो पॉलीथीन कैसे बनती है ये हम सब यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है।
इसके बाद होता है PS, देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म PE होता है, पॉली, ठीक है, एथिलीन, और पूरा नाम हम सही से बोले तो पॉलीथीन इसको डायरेक्ट हम कह देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद होता है PS, पॉली स्टायरीन इसको कहते हैं। PVC होता है पॉली विनाइल क्लोराइड, इसको हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे दोस्तों टेफ्लॉन, ठीक है ना, किसको पढ़ेंगे, टेफ्लॉन को पढ़ेंगे। पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यहाँ PAN, इसका मतलब होता है दोस्तों पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसको हम पढ़ेंगे। हम टेरिलीन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, थर्माकोल के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे अगर हम देखें तो हमें पढ़ना है दोस्तों संघनन, यानी कि कंडेंसेशन के बेस पे। तो इसमें केवल दो हैं आपका, नायलॉन 66 और आपका बैकिलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नायलॉन 66 और आपका बैकिलाइट, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों को हम बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ आणविक बल के आधार पर। तो हमें दोस्तों इसमें पढ़ना है दो तरीके का, थर्मोसेटिंग और आपका थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना। थर्मोप्लास्टिक हो गया और आपका थर्मोसेटिंग हो गया, तो इनको भी हम स्टडी करेंगे। ओके, तो एक ओवरव्यू आपने देख लिया पूरे के पूरे जो है चैप्टर का, कि कितना हमें इस चैप्टर से जो है पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अब हम स्टार्टिंग से, ठीक है। आपने देख लिया थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ठीक है ना। अब जो हमने ये सारे के सारे पॉलीमर पढ़े हुए हैं ना, इसमें से कौन आपका थर्मोप्लास्टिक है, कौन थर्मोसेटिंग है, कैसे होगा, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ लीजिए, इन सभी के यूज़ यानी उपयोग डेली लाइफ में इनका हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका अलग से भी पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन, कि जो पॉलीमर है बहुलक है उनका दैनिक जीवन में उपयोग बताइए, ठीक है ना, ऐसा पूछेगा। या तो फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका थर्माकोल आ गया, ठीक है, तो बोला जाएगा कि थर्माकोल बनाने की विधि बताइएगा और इसके कोई दो उपयोग लिखिए, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको पॉलीमर पढ़ाऊंगा और उसका जस्ट नीचे यूज़ लिखा दूंगा, ठीक है ना, कि अगर पॉलीथीन है तो उसका क्या डेली लाइफ में यूज़ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो उसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है, तो आपको वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आया है कि आप पॉलीमर का यूज़ लिखिए केवल, तो फिर आप लोग कंबाइंड फॉर्म में सारे के सारे पॉलीमर का यूज़ जो है लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर चाहे वो आपका एडिशन हो, आपका कंडेंसेशन हो, थर्मोप्लास्टिक हो, थर्मोसेटिंग हो, कोई भी हो, ठीक है। चलिए तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और वीडियो अब ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, बहुत ही छोटा छोटा वीडियो आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से, पॉलीमर और मोनोमर क्या होता है, ठीक है, और आपका पॉलीमराइजेशन क्या होता है। चलिए तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले एकलक को, ठीक है ना, इसके बाद बहुलक समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना है एकलक होता क्या है, ठीक है ना, यानी कि मोनोमर क्या होगा। ओके, और मोनोमर अगर हम समझ जाएंगे तो पॉलीमर भी हमें बहुत जल्दी जो है समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो एकलक होता क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पहले नोट कर दूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है ना। यौगिक, देखिए 3 वर्ड से आपकी डेफिनेशन बनने वाली है, कंपाउंड, यौगिक का अणु या अणु कह लीजिए आप लोग, मॉलिक्यूल्स, और इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ दोस्तों बहुलक, ठीक है। ये देखिए इससे हमें डेफिनेशन बनाना है, यानी कि पॉलीमर, बिल्कुल ईजिली देखिए डेफिनेशन इसकी बनने वाली है। बस 3 वर्ड आपको यहाँ पे याद रखना, यौगिक, अणुएं और बहुलक, ठीक है ना। तो एकलक दोस्तों क्या होता है, तो एकलक वे यौगिक होते हैं जिनकी बहुत सारी अणुएं आपस में मिल करके बहुलक बनाती हैं। बिल्कुल सिंपल है, मैंने क्या बोला, एकलक क्या होता है दोस्तों, तो एकलक जो होता है वे कंपाउंड होते हैं जिनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं दोस्तों बहुत सारी संख्या में, ठीक है ना, एक से अधिक संख्या में आपस में अगर जुड़ जाएं तो आपका क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है, यानी बहुलक बन जाता है। तो ऐसे यौगिक की ऐसी अणुएं हमारे एकलक कहलाते हैं, यानी कि हमारा मोनोमर कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में भी आई होगी। देखिए बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, और आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ईजी डेफिनेशन है, ठीक है ना। एकलक क्या होगा, मोनोमर हमारा क्या होगा, मोनोमर हम दोस्तों उन यौगिक को कहेंगे, उन कंपाउंड्स को कहेंगे जिनकी जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो अणुएं हैं, क्योंकि कंपाउंड है तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगी, ठीक है ना। तो वही तो दोस्तों जो मॉलिक्यूल्स है ना इस कंपाउंड की, यही अगर मॉलिक्यूल्स आपकी कई बार आकर के आपस में ऐड हो जाएं तो आपका पॉलीमर बना देती हैं, यानी कि बहुलक बना देती हैं, ठीक है। और ये एक जटिल संरचना होता है, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये अभी जब हम बहुलक पढ़ाएंगे तो वहाँ लिखवा देंगे आपको। और जो आपका मोनोमर होता है
इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, जो आणविक भार होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ स्टार पॉइंट लगा करके नोट कर लीजिए कि जो मोनोमर होता है, जो एकलक होता है, ये बहुत ही छोटी अणुएं होती हैं, कम अणुभार वाली, कम अणुभार, जिसे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, तो इसका डेफिनेशन हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कम अणुभार वाली अणुएं हैं वो आपस में मिल करके हमारा अधिक अणुभार वाली और जटिल संरचना बनाती है, जिसे हम लोग बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप स्टार पॉइंट लगा करके यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों कि जो मोनोमर होगा, जो आपका एकलक होगा, वो क्या होगा, एक कह सकते हैं छोटी संरचना है, एक सरल संरचना है, कम अणुभार वाली। ठीक है, एक जटिल संरचना नहीं होती है, आपका एक सिंपल संरचना जो है ये होता है आपका मोनोमर। ठीक है ना, तो आई होप डेफिनेशन समझ में आ ही गया होगा, नोट कर लीजिए। अब मैं इसका एग्जांपल भी आपको जस्ट बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पहले थ्योरी लिखिए। ठीक है ना, आपका बहुलक इंपॉर्टेंट है, हालांकि मोनोमर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोनोमर समझ में नहीं आएगा तो फिर पॉलीमर भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो बहुलक कैसे बना, पॉलीमर कैसे बना, मोनोमर की हेल्प से। ठीक है ना, जब मोनोमर की अणुएं ही आपस में जुड़ेंगी तभी जा करके पॉलीमर बनेगा, ये ध्यान दे लीजिए। ठीक है ना, तो जो मोनोमर होता है, मोनोमर जो आपका होता है दोस्तों, बहुत ही छोटी और सरल आपका संरचना होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो अणुएं होती हैं कम अणुभार वाली होती हैं। ठीक है ना, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम हो। अभी आपको मैं एग्जाम्पल यहाँ पे चलिए लिखवा ही देता हूँ, आप एग्जाम्पल लिख लीजिए दोस्तों। एथिलीन C2H4, बिल्कुल देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, बिल्कुल कम होगा। ठीक है, एथिलीन हो गया। देखिए अब इसका नाम भी आप लिखते जाइएगा, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, एथिलीन। ठीक है, ये आपका एक मोनोमर है, एक एकलक है आपका। क्या है दोस्तों, एकलक है। अगर यही H4 बोला था मैंने, C2H4 अगर दोस्तों आपका कई बार आपस में मिल जाए तो जाकर के आपका क्या होता है, पॉलीमर बन जाता है, और वो पॉलीमर आपका पॉलीथीन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीथीन कहलाता है, ये ध्यान दीजिए। तो यही अगर एकलक अणुएं कई बार आपस में मिलेंगी तो जाकर के पॉलीमर आपका बनेगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आपको लिखना है एथिलीन C2H4, यहाँ ध्यान दीजिए 4 था, मैंने 2 लिख दिया, गलती से बोला 4 था शायद, लेकिन ये C2H4 होता है। ठीक है ना, इसके बाद आप लोग लिख लीजिए C3H6। ठीक है, ये आपका एथिलीन था, ये प्रोपलीन हो गया। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। देखिए अभी इन्हीं की हेल्प से हम लोग जो है पॉलीमर बनाने वाले हैं। बिल्कुल इजी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस एक ट्रिक आपको याद रखना है और उसी से आप सारे पॉलीमर्स बना लेंगे। ठीक है, एथिलीन से ही आपके सारे के सारे पॉलीमर बन जाएंगे, बस आप इतना याद रखिए। ठीक है ना, तो एथिलीन आप लिख लीजिए मोनोमर में, प्रोपलीन लिख लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो स्टायरीन लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, स्टायरीन STIRIN, स्टायरीन लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5। ठीक है, ये स्टायरीन का फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या हैं, आपके मोनोमर हैं, एकलक अणुएं हैं। अगर यही आपस में मिल जाएंगी ना तो आपका पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, तो एकलक की डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे, एकलक जो होता है वे यौगिक होते हैं। ठीक है, जिनकी अणुएं, बहुत सारी अणुएं आपस में अगर मिल जाएं तो पॉलीमर बनता है। तो ऐसी अणुएं, ऐसे यौगिक को हम लोग एकलक कहते हैं, यानी कि आपका कह सकते हैं मोनोमर कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों, पॉलीमर क्या होगा। ठीक है ना, सो अब हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले पॉलीमर, और ये एग्जाम्पल खास करके लिख लेना। ठीक है, और ये पॉइंट भी लिख लेना कि जो मोनोमर होता है वो एक सरल संरचना होती है। ठीक है, जिसका अणुभार जो है बहुत ही हम कह सकते हैं कम होता है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए अब हम समझते हैं पॉलीमर। ठीक है ना, हमने मोनोमर तो समझ लिया ना दोस्तों। ठीक है, अब हम समझते हैं पॉलीमर। तो अभी दोस्तों अगर मैं बात करूं मोनोमर की, तो हमने मोनोमर में ये देखा था कि जो छोटी छोटी अणुएं थी वो मिलकर के हमारा पॉलीमर बना रही थी। ठीक है ना, छोटी छोटी अणुएं, कम अणुभार वाली जो अणुएं थी, ठीक है, जिनका बहुत ही कम मॉलिक्यूलर वेट था, वो अणुएं अगर मिल जाती थी तो हमारा पॉलीमर बन जाता था। हमने अभी ये मोनोमर में सीखा। तो हम पॉलीमर में क्या बोलेंगे, जस्ट इसका उल्टा हम बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जब बहुत सारी आपकी मोनोमर, क्या दोस्तों, मोनोमर, ध्यान दीजिए, एकलक, हिंदी में लिख देते हैं एकलक, यानी कि मोनोमर। ठीक है, तो पॉलीमर की डेफिनेशन के लिए हम बोल सकते हैं जब बहुत सारी मोनोमर्स, ठीक है ना, यानी कि एकलक अणुएं आपस में मिल करके, यही जब आपस में मिलती हैं, ठीक है ना, तो क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा कि जब बहुत सारी अणुएं
आपस में, और कैसी अणु है, एक लक अणु है, ठीक है। जब बहुत सारी एक लक अणु है आपस में मिल करके, यहाँ थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा जटिल, जटिल यौगिक। क्या दोस्तों, जटिल यौगिक, थोड़ा सा ये आप लोग याद कर लीजिए, जटिल यौगिक, ठीक है ना। क्योंकि जो पॉलीमर होता है ना, वो एक जटिल संरचना बना आपका होता है दोस्तों, और उच्च अणुभार वाला, उच्च अणुभार, ये भी नोट कर लीजिए, उच्च अणुभार वाली संरचना होती है। मतलब ऐसी संरचना, ऐसी स्ट्रक्चर जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है बहुत हाई हो, बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना। और ये ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक लक अणु थी एक, ठीक है। एक लक अणु अभी हमने मोनोमर में देखा था केवल एक था, जैसे C2H4 केवल एक बार था, तो इसका अणुभार बहुत कम था। लेकिन पॉलीमर कब बनता है, जब यही अणु बहुत बार आपस में आकर के मिल जाए, ठीक है ना। एन टाइम, एन का मतलब पता नहीं 10 बार, 50 बार, लाख बार, कुछ पता नहीं है। तो अगर एक चीज़ एक बार है तो बहुत उसका संख्या कम होगा, लेकिन अगर वही आपका एन टाइम मतलब 10 बार आकर के ऐड हो जाए तो फिर वही चीज़ कितनी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो मतलब उसका अणुभार बढ़ जाएगा। जो पॉलीमर होता है वो एक जटिल संरचना हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से डेफिनेशन में हम लिख देंगे कि जब बहुत सारी एक लक अणुएं आपस में मिल करके जटिल यौगिक बनाती हैं, और वो भी उच्च अणुभार वाला, तो यही जटिल यौगिक हमारा पॉलीमर कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि बहुत सारी कम अणुभार वाली एक लक अणुओं के मिलने से हम लोगों का उच्च अणुभार वाला पॉलीमर बनता है, यानी बहुलक बनता है। बिल्कुल सिंपल, देखिए किताब का नहीं रटना दोस्तों, अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, जो आपको समझ में आता है वो लिखिए, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल, जो डेफिनेशन है मैंने आपको बता दिया, एक लक अणुएं मिलेंगी तो पॉलीमर बनेगा, ठीक है ना दोस्तों, समझ गए। तो ये आप जो है पॉलीमर में जल्दी से नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको जस्ट बोला है। चलिए, अब दोस्तों अगर आपको इसके एग्जाम्पल लिखना है तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, किसी के साथ शेयर मत करिएगा। देखिए, अब अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलीमर के एग्जाम्पल बताइए आप लोग, तो कुछ भी नहीं करना। अगर आपको मोनोमर के एग्जाम्पल याद है ना, मतलब आपको एक लग के एग्जाम्पल याद हैं, तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों। जो इनके नाम है जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन, स्टायरीन, ये अगर नाम याद है ना, तो इनके पहले आपको पॉली वर्ड लगा देना है। क्या लगा देना, पॉली। तो यहाँ से हो जाएगा पॉली एथिलीन, पॉली प्रोपिलीन, यहाँ लिख लीजिए पॉली प्रोपिलीन, ठीक है। और ये स्टायरीन है तो यहाँ से हो जाएगा पॉली स्टायरीन, ठीक है। सबके आगे पॉली वर्ड लगा दीजिए, ये पॉली प्रोपिलीन हो जाएगा, ये पॉली स्टायरीन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में, जैसे कि ये प्रोपिलीन था, तो अगर इसका हम बहुलक बनाएंगे तो पॉली आगे लगा देंगे, मतलब कि पॉली प्रोपिलीन, समझ गए। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस उनके नाम के आगे जो नेम है उनके आगे पॉली वर्ड लगा दीजिए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, आपका बहुलक बन जाएगा, यानी कि आपका पॉलीमर बन जाएगा। सिंपल है। तो अब इतना थोड़ा सा आप कर लीजिए, यहाँ पॉली मैंने लगा दिया, यहाँ लिख लीजिए एथिलीन, यहाँ लिख लीजिए प्रोपिलीन, और स्टायरीन तो मैंने लिख ही दिया, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला क्या होगा, तो दोस्तों आपको मैं जब ये बनाना बताऊंगा कि पॉलीएथिलीन कैसे बनाते हैं। देखिए, पॉलीएथिलीन को ही हम लोग पॉलीथीन कहते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पॉलीप्रोपिलीन कैसे बनाएंगे, तो ये भी हम सब आपको बताएंगे, ठीक है ना। अभी बस केवल आपको एग्जाम्पल देना होता है, हालांकि उनका रिएक्शन नहीं देना होता है। अगर आपसे पॉलीमर पूछा जाए तो डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। और आपसे कहेगा 2 से 3 एग्जाम्पल लिखिए, तो एग्जाम्पल लिखना है, मतलब जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन, ठीक है, पॉलीस्टायरीन, इनकी आपको एग्जाम्पल भी इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है ना। लेकिन जब वो ऐसे बोलेगा कि एथिलीन, सॉरी आपका पॉलीएथिलीन मतलब पॉलीथीन बनाने की विधि लिखिए, तो फिर विथ रिएक्शन आपको लिखना होता है, ठीक है। तो वो मैं अभी जस्ट कल के लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ। अभी केवल आप लोग आज सीख लीजिए मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, फिर कंडेंसेशन क्या होता है, ये 2 और आपका बचा हुआ है, तो जस्ट अभी सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने सीख लिया एक लक, आपने सीख लिया बहुलक, अब हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, बहुलकीकरण, ठीक है ना। क्या होता है बहुलकीकरण, यानी कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों। चलिए, तो मैंने हेडिंग देखिए लगा ली है, और थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुलीकरण क्या होता है, ठीक है, यानी कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। देखिए, मैं वीडियो इसलिए थोड़ा सा रोक लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए आपका, ठीक है। वीडियो लॉन्ग नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि जो है टाइम ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, टाइम का यूज़ करना है। तो मैंने देखिए हेडिंग जल्दी से नोट कर दी आपकी। तो आप समझते हैं दोस्तों बहुलकीकरण क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने देखा एक लक क्या होता है, हमने देखा बहुलक क्या होता है, ठीक है ना। तो एक लक के मिलने से बहुलक बनना आपका बहुलीकरण है। सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों इसका। बहुलीकरण क्या है
1 लाख अगर मिल जाए, मोनोमर अगर आपके मिल जाए, तो अगर आपका बहुलक बन जाए मतलब पॉलीमर अगर बन जाता है, तो ये जो प्रोसेस हुई है, जिस प्रोसेस के थ्रू आउट 1 लाख से यानी कि मोनोमर से आपका पॉलीमर बना हुआ है, ठीक है। तो यही प्रोसेस ये प्रोसेस जो हुई आपकी, ये जो प्रोसेस आपकी हुई है ना, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण। तो इसको कैसे बोलेंगे? वह विधि, वह प्रोसेस जिसमें बहुत सारी मोनोमर्स यानी कि 1 लाख अणुएं आपस में मिल करके आपका बहुलक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बहुलक यानी कि पॉलीमर बनाती हैं। तो इस विधि को, इस प्रोसेस को हम लोग बहुलीकरण कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ दोस्तों, हैंड राइटेड नोट बनाते जाइएगा। बहुलीकरण क्या होता है? तो लिख लीजिए, वह विधि जिसमें बहुत सारी 1 लाख अणुएं आपस में मिल करके बहुलक बनाती हैं यानी कि पॉलीमर बनाती हैं। तो इस विधि को ही हम लोग बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, मैं टेक्निकल वर्ड यूज़ कर देता हूँ अंग्रेजी में, तो थोड़ा सा अब आप अपना लैंग्वेज में जो है लिख सकते हैं, थोड़ा सा बुक का हेल्प ले सकते हैं, बस समझते जाइएगा और अपना जो है इसको लिखते जाइए, ठीक है ना। बहुलीकरण मतलब पॉलीमराइजेशन, 1 लाख अणुएं मतलब मोनोमर, और बहुलक बनेगा तो पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को यानी विधि को हम लोग बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो जब बहुत सारी आपकी मोनोमर्स क्या है आपस में ऐड हो जाती हैं, तब जाकर के आपका पॉलीमर बन जाता है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। समझ गए दोस्तों? अब आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुलीकरण ये प्रोसेस होता है आप लोगों का, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे यहाँ एग्जाम्पल लिखने के लिए आ जाए तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं बहुलीकरण में। तो आप लिख सकते हैं पॉलीथीन का बनना, ठीक है। यहाँ आप लोग ऐड कर सकते हैं पॉलीथीन का बनना, ठीक है। इसी प्रोसेस से जो है पॉलीथीन आपका बनता है, ठीक है। तो ये आप लोग पॉलीथीन का जो बनना है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप पॉलीप्रोपिलीन भी लिख सकते हैं, आप पॉलीस्टाइरीन भी लिख सकते हैं। ये सब बहुलीकरण की प्रोसेस से ही हम लोग जो है बनाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको बहुलीकरण, आपको बहुलक, आपको 1 लाख बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आज का जो लास्ट डेफिनेशन बचा हुआ दोस्तों आपका संघनन, तो उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है, अच्छे से, ठीक है ना। तो बहुलीकरण आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आपका मोनोमर जो होगा वो मिलेगा जाकर के, तब आपका क्या होगा? बहुलक बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए इस चीज़ को अच्छे से। चलिए अब हम दोस्तों यहाँ बढ़ते हैं संघनन की ओर। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो मैंने हेडिंग लगा दिया है आपका कंडेंसेशन यानी कि संघनन, ठीक है। और चलिए इसको अब हम समझते हैं क्या है। तो दोस्तों कंडेंसेशन जो है आपका यानी जो संघनन है, वो आपका एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, ध्यान दीजिए, एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, जिसमें होगा क्या कि आपका देखिए इसी तरीके से मोनोमर आपके यहाँ पे ऐड होंगे। क्या होंगे? मोनोमर जो होंगे, मोनोमर जो होंगे यानी जो 1 लाख अणुएं होंगी। अब मैं यहाँ यौगिक भी वर्ड यूज कर सकता था, यानी कंपाउंड वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकता था, क्योंकि मोनोमर मतलब कंपाउंड जो यौगिक होते थे उन्हीं की तो अणुएं होती थी। अभी हमने जब मोनोमर डेफिनेशन पढ़ा था तो हमने देखा क्या था, यहाँ पे हमने जब मोनोमर पढ़ा था तो हमने यहाँ पे यही तो देखा था कि मोनोमर जो था आपका एक तरीका का यौगिक ही तो था, और उसी यौगिक की अणुएं ही तो आपस में मिल करके पॉलीमर बना रही थी। तो यहाँ संघनन में मैं कह सकता हूँ कि आपकी यौगिक, या फिर मैं अणुएं बोल सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं उसको मोनोमर कह सकता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझना, आप बिल्कुल भी डाउट में मत जाइएगा कि जो है यहाँ पे दो तरीके के वर्ड यूज हो रहे हैं। तो अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड के अंदर क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपकी आपकी अणुएं होंगी, ठीक है ना। समझ गए दोस्तों? चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, संघनन यानी कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन दोस्तों आपका एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें होगा क्या कि आपका 2 या 2 से अधिक जो है मोनोमर्स ऐड होंगे, या मैं कह सकता हूँ कंपाउंड यानी यौगिक जो हैं आपके वो ऐड होंगे। अब यहाँ थोड़ा ये समझने वाली बात है, जो यौगिक आपके ऐड होंगे वो एक ही तरह के हो सकते हैं या फिर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपका पॉलीमर बना, अभी मैंने बताया था कि जैसे कि आपका यहाँ एथिलीन जुड़ता था तो पॉलीथीन बनता था। तो वहाँ क्या था कि केवल एथिलीन ही ऐड होता था, तब जाकर के आपका पॉलीथीन बनता था। तो एथिलीन और एथिलीन ऐड होना मतलब केवल और केवल एथिलीन के मॉलिक्यूल्स का ऐड होना, मतलब एक ही तरीके की कंपाउंड होना। समझ रहे हैं? लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कंडेंसेशन जब प्रोसेस होगी
तो एक ही तरीके के यौगिक हो सकते हैं या फिर हो सकता है दो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नाइलॉन 6 की बात करूं, ठीक है, जब आपका दोस्तों नाइलॉन 6 बनता है तो वहाँ दो अलग अलग तरीके के कंपाउंड आपके यूज होते हैं। पहला एडिपिक अम्ल यानी कि एडिपिक एसिड, और दूसरा दोस्तों हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ये देखिए दोनों अलग अलग तरीके के आपके क्या हैं, आप लोगों के कंपाउंड हैं, यानी कि यौगिक हैं। तो समझ में आ गया ना कि एक ही तरीके के यौगिक और अलग अलग तरीके के यौगिक, इनका मतलब क्या है, समझ गए। चलिए इतना समझ में आ गया। तो संघनन क्या है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक ही तरीके के यौगिक या फिर अलग अलग तरीके के यौगिक जब आपस में मिलेंगे तो आपका क्या बनाएंगे, यहाँ पे जटिल संरचना बनाएंगे। और जटिल संरचना में क्या बनेगा, पॉलीमर। जटिल संरचना, और जटिल संरचना है मतलब उच्च अणुभार वाली है, उच्च अणुभार वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ तो बन गया पॉलीमर, मतलब प्रोसेस वैसी ही होगी जैसे कि आपका यहाँ पॉलीमराइजेशन होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। देखना क्या है डिफरेंस मेरे दोस्त, ये है कि जब आपका यहाँ पे यौगिक ऐड होकर के यहाँ पर उच्च अणुभार वाली संरचना बनाएंगे, या मैं कह सकता हूँ उच्च अणुभार वाला कोई दूसरा यौगिक बनाते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है HCl निकल जाए, हो सकता है आपका जल निकल जाए, मतलब माइनस ये निकलता आपका यहाँ से जो है अलग हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से जो भी कंपाउंड ऐड होंगे तो उसमें से हो सकता है HCl के अणु अलग हो जाए, हो सकता है जल आपका अलग हो जाए, तब जा करके आपका यहाँ उच्च अणुभार वाला कंपाउंड आपका बनता है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बोल देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ हम बोलेंगे संघनन में, कंडेंसेशन में क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन वह रासायनिक अभिक्रिया है, वह केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के कंपाउंड या फिर अलग अलग प्रकार के कंपाउंड आपस में मिल करके क्या करते हैं, उच्च अणुभार वाली, ठीक है, कंपाउंड बनाते हैं या फिर संरचना बनाते हैं या फिर पॉलीमर बनाते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तब होता क्या है कि आपका जल का अणु या फिर H2O, मतलब हम कह सकते हैं छोटी अणुएं आपकी अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। हालांकि जब हमने पॉलीमर पढ़ा था यहाँ पे, सॉरी पॉलीमराइजेशन पढ़ा था, बहुलीकरण, तो यहाँ पे कोई भी अणु आपका अलग नहीं हुआ था। लेकिन संघनन में दोस्तों ऐसा होगा। अगर मैं कोई भी बहुलक आपको बनाना बताऊं, यानी कि पॉलीमर बनाना बताऊं, और अगर आपका वहाँ से मान लीजिए मैंने HCl अलग कर दिया, आपका H2O अलग कर दिया, या आपका मैंने अमोनिया अलग कर दिया NH3, मतलब छोटी अणुएं निकल जाएंगी, ऑक्सीजन गैस हो गया। अगर ऐसी चीज़ें अलग होती हैं तो समझ लेना यहाँ जो प्रोसेस हो रही है वो बहुलीकरण नहीं, यहाँ पे संघनन हो रहा है, मतलब कंडेंसेशन हो रहा है, समझ गए। ऐसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है ना। होगा क्या, दो या दो से अधिक आपकी कंपाउंड ऐड होंगी, ठीक है, और उनसे बनेगा आपका उच्च अणुभार वाला कंपाउंड जिसे हम पॉलीमर सिंपल कहते हैं, ठीक है। तो बन तो जाएगा, लेकिन बनते टाइम आपका HCl H2O NH3O2 छोटी अणुएं क्या होंगी, अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से जो है समझ में आ गई होगी सारी की सारी डेफिनेशन। एकलक क्या होता है, ठीक है ना, वे यौगिक जिनकी अणुएं क्या हैं, कम अणुभार वाली होती हैं और जो आपस में मिल करके आपका पॉलीमर बनाती है। तो ऐसी अणुएं आपकी क्या कहलाती हैं, एकलक अणुएं कहलाती हैं। बहुलक में हमने क्या देखा, बहुलक में हमने ये देखा कि जब बहुत सारी आपकी एकलक अणुएं आपस में मिल करके पॉलीमर बना लेती हैं, तो ठीक है, ये पॉलीमर का डेफिनेशन हो गया। आपका बहुलीकरण में हमने क्या देखा दोस्तों, बहुलीकरण में हमने ये देखा कि जब बहुत सारी एकलक अणुएं आपस में मिल करके पॉलीमर बनाए, तो जिस प्रोसेस से आपका पॉलीमर बना है उसे ही हम लोग बहुलीकरण कहते हैं। संघनन में हमने ये देखा कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड या यौगिक आपके क्या हो, आपस में मिल करके उच्च संरचना बनाए या जटिल संरचना बनाए, उच्च अणुभार वाली, ठीक है। लेकिन जब ये संरचना बने तो उस टाइम आपका छोटी अणुएं अलग हो जाएं, यानी HCl हो सकता है, H2 अलग हो सकता है, NH3O2। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग संघनन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप अभी यहाँ थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जो नायलॉन 6 होता है, जो नायलॉन 6 होता है, जब इसको हम बनाते हैं तो इसी प्रोसेस से बनाते हैं, मतलब संघनन से ही हम इसको बनाते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि वहाँ H2A के अणु आपके दो अलग होते हैं, ठीक है ना। कैसे अलग होंगे तो वहाँ जब बताएंगे तो आपको समझा देंगे। अभी आप केवल एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, नायलॉन 6 जो है संघनन विधि से बनता है, ठीक है ना, समझ गए। तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इतनी जल्दी से आप जो मैंने बोला है नोट कर लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से, और कल के लेक्चर में मैं आपको जो है आगे का प्रोसेस जो रहेगा वो आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है।
तो वीडियो कैसा लगा जरूर बता दीजिए, पसंद आया तो लाइक भी करना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो दोस्तों बोला करूँ मैं उसको जरूर से नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरी आदत है एक चीज़ को बार बार रिपीट करने की, ठीक है ना। तो एक बार जो परफेक्ट तरीके से बोल दिया जाए उसको जरूर से आप लोग नोट कर लिया करिए, क्योंकि मेरा मतलब ये नहीं रहता कि एक चीज़ को एक ही तरीके से समझाना, मेरा कोशिश तो यही रहता है कि एक चीज़ जो भी है वो उसको मैं अलग अलग तरीके से डिफाइन करके समझाऊँ, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, ठीक है ना। रटना बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम इतना तो समझ में आ ही जाए कि कुछ ना कुछ तो एग्जाम में लिख लें, ठीक है ना। रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर याद है तो लिख लेंगे, और अगर रटा हुआ है तो भूल जाएंगे, तो फिर लिख ही नहीं पाएंगे, आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा बता दीजिए, पसंद आया तो लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू दोस्तों।